हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक बिजनेस लॉस। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 5 रेगुलेटरी पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है बेसिक बिजनेस लॉस। सो इस टॉपिक में कुछ सेलेक्टेड जो बेसिक जो बिजनेस लॉस है वो आपको बताया गया है, क्योंकि ये लॉ जो है ये पर्टिकुलरली सारे सेगमेंट ऑफ बिजनेस में काम आता है, ठीक है। और ये रिलेवेंट लॉज है, ये जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड लॉज है वो आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम। सो हम यहाँ पे मेनली 4 लॉज को डिस्कस करेंगे। जो पहला लॉ हम डिस्कस करेंगे दैट इज द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, then about Indian Partnership Act 1932 and the fourth one is regarding Negotiable Instrument Act 1981, ठीक है। सो इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे, बस इसको ओवरऑल ऊपर से देखेंगे कि हमको जो है इन डेप्थ ये नहीं देखना है कि लॉ में हो क्या रहा है, हमें बस ऊपर से पता होना चाहिए कि लॉ जो है किस बारे में है, ठीक है। सो यहाँ पे जो पहला हम लॉ जो देखेंगे दैट इज अवर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। नाउ इट इज वेल नोन दैट मोस्ट बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपको पता है कि सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जितने भी ये जो रेगुलेटरी पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क हम यूनिट पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे पॉलिसीज है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बने हैं ना बेसिकली। सो बिजनेस में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हर चीज जो होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है। तो ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों को जानने के लिए। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट देखो एक अग्रीमेंट होता है, और क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो कि बिजनेस लॉ में हम पढ़ रहे हैं, तो लॉ हमेशा ये ऐसा एग्रीमेंट होगा दैट इज एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। सो ऐसा एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में, ठीक है। अब 2 या 2 से ज्यादा पार्टी भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट वगैरह होता है। सो सिमिलरली यहाँ पे अगर 2 या 2 से ज्यादा पार्टी के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हो जो कि विच इज एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हर चीज जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इट इज एम्बॉडीड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो हमारा ये सारा जो है इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो जिसमें कि जनरल प्रिंसिपल्स हमें बता रखे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमारे पास क्या है, इसमें हमें जनरल प्रिंसिपल्स बता रखे हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली कैसे किस तरीके से इट इज फॉर्म, ठीक है। वो फॉर्म कैसे होता है, उसमें जो पार्टीज हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो जो है उनमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं, ठीक है। कोई भी एनफोर्सेबल होने के लिए, एक एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल होने के लिए उसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं, वो सारा उसमें क्या है, वो सारा उसमें प्रॉपर तरीके से स्पेसिफाइड है, ठीक है। सो ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है इट लेज डाउन वेरियस मोड्स बाय विच अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज एंड स्पेसिफाइज रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कैसे कैसे तरीकों से, किन किन मोड से हम उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, उस एग्रीमेंट को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसको हम कैसे जो है वो एक्चुअल यूज में ला सकते हैं, और उसमें जो कुछ रेमेडीज भी बता रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 पार्टीज में जो है झगड़ा हो गया, अगर हमारा ए और बी पार्टी जिसके बीच में एग्रीमेंट है वो उनमें अगर लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया, तो हम रेमेडी के लिए जाते हैं कि भाई हम जो है रेमेडी कर सकते हैं, और रेमेडी करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? सीधा कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। सो रेमेडी के लिए भी उसमें उपाय लिखे होंगे, उसमें उसको डिस्चार्ज कैसे करना है उसके उपाय भी लिखे होंगे, तो ये सारा उपाय जो है उसमें ही लिखा होगा। The act also deals with certain special types of contract like contract of indemnity, guarantee, bailment and pledge। तो स्पेशल टाइप के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि बेलमेंट हो गया, आपका प्लेज हो गया। सो इन सब के बारे में भी जो है स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी इस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में डिस्कस्ड है, ठीक है। सो दिस इज योर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये इट इज वन ऑफ द बेसिक बिजनेस लॉज दैट वी ऑल शुड नो अबाउट। सो यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? सिंपली इट इज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है विच कैन बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, और बेसिकली ये सारा बेस्ड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे, ठीक है, जिसमें कि सब कुछ दे रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से डिस्चार्ज होना चाहिए, अगर पार्टीज के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया तो हम किस तरीके से रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं, कहाँ कहाँ बंदा जा सकता है। तो ये सारा डिटेल जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में है।
सेकेंड जो हमको डिस्कस करना है, सेकेंड वाला है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो लॉ है, द लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये ओरिजिनली जो था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, बट लेटर ऑन इट वाज रीअपील्ड एंड री एनेक्टेड इन अ सेपरेट लेजिस्लेशन इन 1930, ठीक है। सो ये पहले जो था, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये जो था एक पार्ट था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, बट हमको बाद में लगा कि भाई नहीं, इसका इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही, इसको स्पेशल जो है एक अलग सा एक एक्ट ही बनाना चाहिए। सो इसलिए जो है 1930 में उसको जो है री इनैक्ट करके हमने 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को फिर से लेके आ गए। Now the sale of goods act include provisions relating to the contract of all kinds of movable property other than actionable claims and money. So actionable claims and money को छोड़ के ये वाला सेल ऑफ गुड एक्ट क्या है, ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है। देखो भाई, वो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता था, ठीक है, पहले। सो ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसा एग्रीमेंट जो कि इनफोर्सेबल है इन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। सो सेल ऑफ गुड एक्ट भी क्या है, ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, बट उसमें क्या चीजों के लिए होगा? फॉर ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, ठीक है। सो सारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स है, सारे जितने भी गुड्स है, उन सब पे जो है ये एक्ट जो है लागू होता है। The sale of goods act include provisions relating to the contract of all kinds of movable property other than actionable claims, and the definitions of good include stocks and shares as well as standing crops. So ये जो goods हम जो बोलते हैं, goods यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, इसके अंदर सारे स्टॉक, सारे शेयर्स, सारे जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है हमारे, ये सारा जो है, ये सारा का सारा इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम एक्सेस स्टिपुलेशंस व्हिच द पार्टीज में हैव अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सो इसके अलावा जो कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस हो गया, वारंटी हो गया, हम देखो कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो वारंटी होता है, कंडीशंस होता है, टर्म्स एंड, तो वो सारे वारंटी ये सारा जो है इसी के अंदर जो है कवर्ड होता है। अगेन ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या क्या बताया गया है कि ये कंडीशन ऑन वारंटी क्या क्या है, किस तरीके से एप्लीकेबल है, अगर ये जो है डिनाई हो गया, अगर किसी भी फॉर्म ऑफ ब्रीच हुआ इसका, तो हम इसका रेमेडी भी किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये सारी चीजें भी जो है वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 पे इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड देयर आर आल्सो प्रोविजंस फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स में be taken to have passed from the seller to the buyer and the rules regarding delivery and payment and the rights of an unpaid seller. अगर किसी सेलर से बायर ने, एक है हमारा देखो बायर, इसमें देखो दो ही लोग होंगे, बायर और सेलर, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट में मेनली जो है पार्टीज कौन कौन से होते हैं? एक बायर रहता है, एक सेलर रहता है। एक ऐसा बंदा जिसको किसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, एक शैम्पू ले लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। एक ऐसा बंदा है जिसको भाई शैम्पू की जरूरत है अपने बाल धोने के लिए। नाउ एक सेलर है जिसके पास शैम्पू है, ठीक है, इसके पास एक वैरायटी ऑफ शैम्पू है, ट्रेसमे हो गया, डव हो गया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स है इसके पास शैम्पू के। अब ये बंदा बायर और सेलर, ठीक है, बायर ने जाके सेलर से खरीद लिया। अब बायर के क्या क्या राइट्स है, बायर किस तरीके से प्रोडक्ट को खरीदेगा? अगर बायर ने सेलर को पैसा नहीं दिया तो ही विल बी एन अनपेड सेलर। तो उस टाइम पे अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स है, ये सारा कहानियां जो है इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो है वो प्रॉपरली मेंशन्ड है। और हमें यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हमें बस ओवरऑल ये पता होना चाहिए कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 जो है कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, कि भाई लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पहले ये पार्ट था बट नहीं, पर बाद में 1930 में रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इसको अलग से बनाना चाहिए। सो हमने इसको जो है री इनैक्ट करके सेपरेट एक्ट ही बना दिया। और इसमें गुड्स जो है, गुड्स का मतलब क्या क्या आता है? इट इंक्लूड स्टॉक, शेयर एंड ऑल द स्टैंडिंग क्रॉप्स। और हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। बायर सेलर पार्टीज होती है और इनके बीच में जो जो गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें कंडीशंस, वारंटी, हर चीज का हो गया, कोई ब्रीच हो गया, कोई अनपेड सेलर हो गया, किसी भी तरीके का दिक्कत आता है तो उसका रेमेडी भी किस तरीके से होगा, ठीक है। सो सेम जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था वही चीजें है, बट यहाँ पे जस्ट वो गुड्स से रिलेटेड है, ठीक है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट बेसिक बिजनेस लॉ दैट वी ऑल शुड नो अबाउट, ठीक है। सो हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को देख लिया। जो थर्ड हम देखने वाले हैं दैट इज आवर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। नाउ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यहाँ पे अब पार्टनरशिप की बात आ गई। भाई दो लोग मिलके एक फर्म बना रहे हैं, बंदा ए बंदा बी, ये दोनों लोग पार्टनर बन गए, ठीक है। ये दोनों पार्टनर बन के एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। तो
पार्टनरशिप एक्ट जो है उन सब चीजों पे लगता है। Now, like the law relating to sale of goods, the law of partnership also formed as a part of Indian Contract Act till 1932 when it was enacted separately as the Indian Partnership Act. तो again Partnership Act भी था, it was a part of the law of contract. वो जो Indian Contract Act हम जो 1932 का पढ़ रहे हैं, ये जो है वो उसी का ही पार्ट था। सॉरी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 का था, ठीक है, हम जो है ये भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, बट इसको जो है 1932 में हमने क्या कर दिया, सेपरेट। 1932 में ये रियलाइज हुआ कि भाई नहीं, इसको भी जो है सेपरेट करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा घोटाला हो रहा है और इसमें जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को अब सेपरेटली पार्टनरशिप एक्ट ही बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया 1932 में। और ये क्या करता है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे क्या बता रखा है, क्या चीज बता रखा है, दो लोग मिलके जब दो लोग मिलके या दो से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप में जब कोई बिजनेस कैरी आउट करते हैं ना, तो उसमें क्या क्या इन लोगों के बीच का रिलेशन कैसा रहता है, इन लोगों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग कैसे रहता है, शेयर्स ओनरशिप किस तरीके से रहता है, वो सारा चीजें जो है वो इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिस्कस्ड है। कलेक्टिवली इन दोनों पार्टनर्स को मिला के वी कॉल देम अ फर्म। ठीक है, सो अगर यहाँ पे फर्म यूज हो रहा है तो क्या होगा, कलेक्टिवली ऑल दीज पार्टनर्स को हम फर्म बुलाते हैं एंड रन द बिजनेस अंडर अ फर्म नेम के अंडर ये बिजनेस रन करेंगे, क्योंकि इनका फॉर एग्जांपल इनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है A&B कंपनी लिमिटेड। दोनों पार्टनर्स है, दोनों अपना अपना इक्वल शेयर है, दोनों का 50% शेयर इसका है, 50% शेयर इसका है, किसी का किसी कोई भी रेशियो में हो सकता है, 60-40 में भी हो सकता है, कोई भी रेशियो में वो डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइड ये करेंगे और उन्होंने फर्म का नाम दे दिया A&B कंपनी लिमिटेड। ठीक है, सो ये सारी चीजें एक फर्म होगा, दीज पार्टनर्स विल बी कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ फर्म एंड इस फर्म का दे विल वर्क अंडर अ firm name, but the firm is not a separate legal entity and has two legal existence apart from its partner. So यहाँ पे फर्म जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे जो है नहीं है एंड विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल दिस पार्टनर्स और बोथ द पार्टनर्स जो है उनके अलावा इनका वो जो कंपनी है उस कंपनी का लीगल एंटिटी का ये जो A&B कंपनी लिमिटेड है वो उसका इन पार्टनर्स के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है प्रॉपर पार्टनरशिप एक्ट में हमें पार्टनर की लाइबिलिटी क्या क्या है, जॉइंटली किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग होगा, इनमें भी कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या क्या होगा, इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट किस तरीके से, ये सारा चीज जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हमारा जो है वो डिस्कस हुआ है। सो ये हो गया थर्ड हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फोर्थ वन जो हमें पता होना चाहिए दैट इज रिगार्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981। ठीक है, सो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था सच एज प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स आर वाइडली यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड दीज आर नॉट ओनली ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी बट द होल्ड इन ड्यू कोर्स acquires a valid title even if the previous holder's title is found to be defective. Now ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, अगर आप शॉर्ट में बताए तो बिजनेसेस जो है, ठीक है, बिजनेस ए कंपनी ए हो गया, ए कंपनी लिमिटेड, बी कंपनी लिमिटेड, सो डिफरेंट कंपनीज है। ठीक है, ये जो डिफरेंट कंपनीज है एक दूसरे के बीच में जो ट्रांजैक्शंस करते हैं ये चेक वगैरह के थ्रू करते हैं। ठीक है, ये चेक क्या है, चेक जो है आपका वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, एक प्रॉमिसरी नोट हो गया, ये सारे चीजें, ठीक है, जिसके मदद से बिजनेस जो है अपने ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, ये सारा चीजें जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाता है। ठीक है, कोई भी चेक हो गया, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया जो कि एक बैंक का ड्रॉड ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेएबल ओनली ऑन डिमांड। ठीक है, सो ये जो सारी चीजें जो है हमारा जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है। और इसमें इस एक्ट में क्या क्या बता रखा है कि भाई चेक जो है किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से फिल्ड होता है, चेक की जो क्रॉसिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल चेक में अगर आप अकाउंट पे ही कर दो तो उसको आप एनकैश नहीं करा पाओगे। ये जो दो ऐसे आप देखते होगे, आपने देखा होगा चेक में दो डैश ऐसे ऊपर बना देते हैं, उसका मतलब क्या है कि आप जो है उसको एनकैश नहीं करा सकते बैंक के काउंटर में जाके। ठीक है, सो सिमिलरली डिफरेंट क्रॉसिंग्स के मतलब क्या क्या होते हैं,
जो हमारा पेइंग बैंक है उसका ड्यूटी क्या है, पेई बैंक का क्या ड्यूटी है, पेई बंदा जो है उसका क्या ड्यूटी है, ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है, अगर चेक में किसी तरीके का ऑल्टरेशन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 200 और नंबर में 2000 लिखा हुआ है, ठीक है। आपने अगर चेक देखा होगा तो चेक में देखो वर्ड्स में भी लिखते हैं और फिगर में भी लिखते हैं, ठीक है। फिगर में फॉर एग्जांपल लिख दिया 200 और नंबर में न्यूमेरिक फॉर्म में 2000 लिख दिया, तो ये तो ऑल्टरेशन हो गया, यहाँ पे दिक्कत हो गई यहाँ पे। तो उस केस में क्या क्या करना चाहिए हमको, ड्यूटीज क्या है पेइंग बैंकर का, कंडीशंस क्या है, ये सारी चीजें जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 में जो है वो आपका डिस्कस्ड है। जो फाइनल हमारे पास आता है एक्ट, दैट इज अवर आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। सो आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट इन राइटिंग टू सबमिट अ प्रेजेंट डिस्प्यूट और फ्यूचर डिफरेंसेस टू आर्बिट्रेशन। सो यहाँ पे डिस्प्यूट वगैरह की बात आती है, ठीक है। अगर किसी आर्बिट्रेटर का नाम हो चाहे आर्बिट्रेटर का नाम नहीं हो, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जस्ट एक एग्रीमेंट है, ये इन राइटिंग एक एग्रीमेंट होगा इन राइटिंग टू सबमिट अ प्रेजेंट डिस्प्यूट और फ्यूचर डिफरेंसेस टू आर्बिट्रेशन की। अगर हमारे पास करेंटली कोई किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है या फ्यूचर में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट आने वाला है, उसको हम किस तरीके से सबमिट करेंगे, ठीक है। नाउ द एक्ट कोडिफाइज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन वेदर मेड with or without intervention of a court and specifies matter which can or cannot be referred to arbitration. So arbitration act में क्या क्या दिया गया है कि भाई इसमें जो है आप प्रॉब्लम जब आए उसको किन किन तरीकों से सुलझा सकते हो, या तो डायरेक्ट जो है आप नेगोशिएट कर सकते हो दोनों बंदे, दूसरा तरीका ये है कि आप किसी आर्बिट्रेटर को, थर्ड पर्सन को बिठा सकते हो और वो जो थर्ड पर्सन बोलेगा वही आपको करना पड़ेगा, या आपके पास ऑप्शन है कि आप सीधा कोर्ट में चले जाओ। तो क्या क्या तरीके हैं प्रॉब्लम आने पे वो सारा आपका आर्बिट्रेशन एक्ट में बता रखा है, ठीक है। स्पेसिफिक मैटर, ऐसा कौन कौन से केसेस है जिसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं, आर्बिट्रेटर कौन है भाई, एक थर्ड पर्सन है। आर्बिट्रेटर यहाँ पे हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं, आर्बिट्रेटर है कौन, वो एक तीसरा बंदा है जो कि हमारे प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम जिसको अपॉइंट करते हैं। सो आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, उसका रिमूवल किस तरीके से हम कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि वो अपना ड्यूटी जो है ठीक से कर नहीं रहा, आर्बिट्रेटर की पावर कितनी होती है, लीगल पोजीशन कैसा होता है, और वो जो जजमेंट दे, अगर हमें उसने जजमेंट दिया हमें लगता है कि हमारे फेवर में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो किस तरीके से क्या होता है, ये सारा कहानी जो है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में आपको मिलेगा, ठीक है। सो ये हमने क्या देखा अभी तक, हमने क्या क्या देखा, हमने जो है मेन बेसिक लॉज देखे, ठीक है। हमने देखा बेसिक बिजनेस लॉज, जो कि सारे जो है बेसिकली जो बिजनेस जो चलते हैं उनमें ये लॉ जो है होगा ही होगा, ये लॉ जो है अप्लाई होता ही होता है, ठीक है। चाहे वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, या फिर आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया। सो these are all the basic laws that you should know. That's it. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.